नमस्कार दोस्तों, मैं रवि उपाध्याय आज आप लोगों के समक्ष एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। लाइव आना संभव नहीं हो रहा था, इसलिए कुछ बातें हैं जो आप लोगों से करनी थी। सबसे पहले कोरोना जो है, आज तीसरे चरण में कोरोना की वजह से भारत देश में लॉकडाउन लग चुका है 4 तारीख से, जबकि पहला शुरुआत हमारा 24 मार्च 2020 से हुआ था। और इस पूरे कोरोना काल में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसी से संबंधित आज आप लोगों से सोचा 2-4 मिनट बात कर लूं। सबसे पहले अपडेट की बात करें तो 4 मई तक का जो अपडेट था वो पूरे विश्व में आज के डेट में कुल जो कोरोना के केसेज आए हैं वो 36 लाख से प्लस हैं, जिसमें अभी भी एक्टिव में 21 लाख प्लस चल रहे हैं। जबकि भारत में 46,000 प्लस हो चुका है। एक्टिव केसेज अभी भी 32,000 प्लस में चल रहा है। लगभग 1500 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं बिहार की बात करें तो 530 समथिंग कुछ हो गया है, जिसमें 4 मौतें कल तक हुई थी। ऐसे में इतनी भयावह परिस्थिति में जो हमारे कोरोना फाइटर्स, जो हमारे मित्र बंधु, जो समाज सेवी आज समाज की सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उन सबको बधाई देने से पहले सबसे पहले मैं अपने मीडिया बंधुओं को बधाई देना चाहता हूं, जिनकी वजह से तमाम दुनिया भर की खबरें अपने पश्चिम चंपारण, बगहा, बिहार और पूरे हिंदुस्तान की खबर लाने वाले, हमको खबरों से अवगत कराने वाले जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो अपने जान को जोखिम में रख डालकर इन तमाम खबरों के कवरेज ला रहे हैं और हमारे समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, उनको मैं दिल से नमन और वंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। उसके बाद कुछ हमारे मित्र, कुछ बड़े भाई, कुछ अनुज हैं जो समाज में लगातार राशन सामग्री से लेकर के सैनिटाइज़र, साबुन वगैरह सब वितरण कर रहे हैं। इनमें कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे संजय यादव भैया हैं, दीपक यादव जी हैं, शुगर फैक्ट्री के मालिक हैं, शाश्वत केदार पांडे बाबू को भी देखा था, जय सिंह भैया हैं, कोई एक विवेक यादव जी हैं जिनको फेसबुक पर देख रहा हूँ लगातार, मानव सेवा संगठन संस्थान की तरफ से भी लगातार मदद पहुंच रही है लोगों के पास। नीपू पाठक भैया हैं नैतिक जागरण मंच से, और उनके साथ ग्रामीण बच्चे भी साथ में लगे हुए हैं। वहीं संजय भैया की टीम में संजय श्री यदुवंशी हैं, मनीष श्रीवास्तव हैं, शिवम गुप्ता हैं, राजा भोजपुरिया हैं, और भी तमाम लड़के हैं उनके साथ लगे हुए हैं। हमारे अनुज हैं जो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और उनको मदद पहुंचा रहे हैं। दीपक यादव जी के साथ हमारे एक भाई हैं रविकेश पाठक जी, भाजपा पार्टी की तरफ से और समाज सेवी के तौर पे हमारे सोमेश भैया हैं लगे हुए हैं। इस तरह के मैंने बहुत सारे हमारे जो अपने लोग हैं वो लोगों की सेवा में निरंतर बने हुए हैं। इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, जो महामारी के इस काल में इतने भयावह परिस्थिति में भी लोगों के बीच जा रहे हैं, उन तक मदद पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं नगर परिषद को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो लगातार हमारे वार्ड में बहुत जगह जा कर के और साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, या और भी बहुत सैनिटाइज़र का काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। नगर परिषद ने भी अपने तरफ से बहुत अच्छा पहल किया। उनको भी, उनके पूरे टीम को इंक्लूडिंग जो सुरक्षा कर्मी, जो कर्मी हैं, उनके कर्मचारी हैं जो साफ़ सफाई करते हैं,
स्वच्छाग्रही भी जो हैं, इन सभी को मैं तमाम लोगों को धन्यवाद अपने तरफ से देता हूँ। इनके साथ जो डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी वजह से दूध बच्चों तक पहुंच रहा है, जो हमारे किसान इस महामारी काल में अनाज उगाने का काम कर रहे हैं, जो हो सकता था कि आगे चलकर अगर हम इस महामारी से बाहर निकल जाते तो भूखमरी से मरने लगते। ऐसे में उन किसानों को भी सैल्यूट करना चाहूँगा जो लगातार किसानी करके अनाज पैदा कर रहे हैं हमारे लिए, ताकि भविष्य में हमको दिक्कत ना हो सके। उन सभी को दिल से सलाम करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। इसी क्रम में हमारे डॉक्टर्स, कंपाउंडर, हॉस्पिटल कर्मचारी, हमारे पशु चिकित्सक और प्रशासन, इन सब को हम बधाई देना चाहते हैं। प्रशासन भी लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है। हमारे पीडीएस जो राशन वितरण कर रहे हैं उनको भी हम बधाई संदेश देना चाहते हैं, जो गरीबों को राशन बांटने का कार्य कर रहे हैं। इन तमाम साथियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं लॉकडाउन 3.0 यानी तीसरे चरण में सरकार कितनी तैयार है, और क्या सरकार तैयार है, यह भी एक सवाल है कि लॉकडाउन को लगातार बढ़ाना और तैयारी में कमी, कहीं इसका मतलब बाकी दुनिया में अगर हम देखें तो भारत अभी बहुत अच्छे पोजीशन पर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको और बेहतर किया जा सकता है। इसमें हम सरकार के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार का प्रयास बहुत ही सराहनीय है, लेकिन क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। आज जबकि पूरा देश लगभग 40-41 दिनों से हम लोग लगातार लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, ऐसे में मेरा मानना है कि लॉकडाउन का फेल होना कहीं ना कहीं इसमें जनता के अपनी मनमानी का भी खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, जो लगातार बढ़ाना पड़ रहा है। और जो हमारे गरीब मज़दूर भाई जो बाहर फंसे हुए हैं और लगातार अपने वापसी के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, जबकि मजबूरन सरकार को अब फिर से ट्रेन चालू करना पड़ा, जो भी करना पड़ा, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मज़दूर भाई से ज़्यादा हम कहीं ना कहीं मानते हैं इस बात को कि सरकार भी कहीं ना कहीं लोकल स्तर पे उनका प्लानिंग कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, जिसकी वजह से मज़दूरों को उस तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही है। और जो हमारे मज़दूर भाई बाहर काम कर रहे हैं उनको अपने फैक्ट्रीज़ के तरफ से, कंपनी की तरफ से कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से वो घर भागने के लिए, घर आने के लिए तैयार हैं। तो यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और जबकि आपने देखा होगा ICMR एक डिपार्टमेंट होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, जिनके पदाधिकारी ने स्टेटमेंट दिया था कि जो चाइना से टेस्ट ट्यूब खरीद के आए थे वो फेल हो चुके हैं। तो जिन मज़दूरों का टेस्ट करके भेजा जा रहा है, जो हमारे मज़दूर भाइयों का, क्या वह कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं या कोरोना संक्रमण को लेकर ही घर वापस आ रहे हैं, यह बड़ी चिंता का विषय है। जो हो सकता है दुआ करेंगे हम भगवान से कि ऐसा न हो, और यदि ऐसा होता है तो यह बहुत ही भयावह स्थिति भविष्य में लेकर आ सकती है। अभी इसी क्रम में कुछ कंपनियां हैं जो चालू करना चाहती हैं, अपने कंपनीज को चालू करना चाहती हैं, तो उन्होंने भी ICMR के पास अपना एक निवेदन भेजा था कि जो रैपिड एंटीबॉडी जो टेस्ट हो रहा था उस पर लगातार सवाल उठ रहा है। तो ऐसे में उन्होंने सुझाव मांगा है इनसे कि RT-PCR भी एक टेस्ट हो रहा था, जिसमें ये बहुत ही कॉस्टली टेस्ट है RT-PCR की। तो इसलिए ऐसे में कंपनियों ने अपना सुझाव मांगा है इनसे, ICMR से, कि और हो सकता है कि आने वाले समय में पूल टेस्ट की भी व्यवस्था की जा सकती है, चूँकि ये RT-PCR महंगा पड़ रहा है। और पूल टेस्टिंग का जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। पूल टेस्टिंग में मैंने बहुत सारे रुई के फुआहे को में सैंपल ले करके और उनको
एक सिंगल टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है और इससे पता चलता है। तो हो सकता है इससे स्थिति में आगे चल के सुधार हो, लेकिन अभी हमारी चिंता का विषय यही है कि हालत बहुत गंभीर है और इस पर हम लोग किस तरह से अच्छा पहल कर सकते हैं। आगे मेरा कहना यह है कि पिछले बार जब 2 बार देश में लॉकडाउन लगा था तो प्रधानमंत्री जी हमारे खुद जनता के समक्ष आकर के इसकी घोषणा किए थे कि लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस बार हमने देखा कि देश में हमारे सेना के प्रमुख जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अब फूल बरसाने का एक क्रम चालू हुआ और बीच में जो घटना हो गई और हमारे 5 जवान शहीद हो गए, तो शायद उसको रोक दिया गया है। अब इसकी खबर को मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी भी यहाँ तक है कि उसको रोक दिया गया था। लेकिन अगर इसका शुरुआत भी किया गया तो पिछले दिनों मुझे नहीं लगता कि देश की स्थिति इतनी भयावह है कि जब लॉकडाउन हमारे देश में लगा था उस समय क्या परिस्थिति थी और लॉकडाउन के बाद क्या परिस्थिति है। 40 दिनों में हमने क्या पाया। यदि इन 40 दिनों के भीतर देश के अंदर सिर्फ 3 अस्पतालों की हम बात करते हैं जो हॉट स्पॉट बन चुके हैं, जगजीवन हॉस्पिटल, अंबेडकर हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल हैं और मैक्स हॉस्पिटल, तो इन 3 अस्पतालों में अकेले 168 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं जो अस्पताल के कर्मचारी हैं। इनमें भारी मात्रा में चिकित्सक हैं। अर्धसैनिक बल में भी 120 पेशेंट सिर्फ 2 हफ्ते में मिले हैं और इसका कारण है प्रॉपर पीपीई का नहीं होना, प्रॉपर व्यवस्था का नहीं होना। तो सरकार किस दिशा में खर्च कर रही है यह भी ध्यान देना होगा, जबकि मुझे लगता है हजारों करोड़ रुपए सरकार के पास अनुदान राशि मिली है, तो उसका सही इस्तेमाल भी होना आवश्यक है। हालांकि पूरा देश लॉकडाउन है, कहीं काम नहीं चल रहा है, कहीं कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और सरकार लगातार गरीबों के अकाउंट में पैसा भी डाल रही है, राशन भी वितरण कर रही है। ये सब बहुत ही अच्छे प्रयास हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इन पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि यदि डॉक्टर और हॉस्पिटल के कर्मचारी ही पीड़ित हो जाएंगे तो इलाज कौन करेगा। यह एक समस्या है जिसको देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए था। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सरकार की तैयारी क्या होनी चाहिए थी इन 40 दिनों में स्पेशली। तो मैंने सोचा और मैंने लिखा, हो सकता है मैं उतना बुद्धिजीवी नहीं हूँ, मैं नहीं सोच सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक सुझाव कि सरकार को जो गरीब मजदूर हमारे वापसी हो रहे हैं उनकी टेस्टिंग की उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी, जो शायद अभी तक नहीं हो पाया है। और अभी भी ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन लोगों को अभी भी डाउट है कि ये सही टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। दूसरी बात है कि टेस्टिंग की व्यवस्था हो गई। दूसरी व्यवस्था थी कि गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर भी जो हैं, उनकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। जैसे कि अभी हाल फिलहाल आपने देखा हो, कुछ दिन पहले मैंने बगहा का क्वारंटाइन सेंटर का एक वीडियो डाला था फेसबुक पर, जिसमें क्वारंटाइन में रह रहे लोग बाहर निकल के बिस्किट खरीद रहे हैं, रोड पर निकल रहे हैं। तो यदि उनको क्वारंटाइन सेंटर में डाला गया और वो रोड पे भटक रहे हैं, एक बार मेरे पास शिकायत आया था पिपरासी प्रखंड की तरफ से कि वहाँ पे मज़दूरों को खाना पीने की व्यवस्था उचित नहीं है। तो मैंने वाल्मीकि नगर विधायक जी से बात की थी और उन्होंने तत्काल BDO साहब से कह के वहाँ अरेंजमेंट करवाया था। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए पहले से सरकार को तैयारी कर लेनी चाहिए थी। एटलीस्ट इन 40 दिनों में तो पूरी तैयारी होनी चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं अभी भी फेल्योर है। लगातार दैनिक जागरण, भास्कर आप लोग पढ़ सकते हैं, रोज़ाना हमारे सत्यार्थी भी अभी लगातार इस खबर को चला रहे हैं
की हर जगह कहीं ना कहीं कमी हो रही है। सरकार प्रयासरत है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हमारे कलेक्टर साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कमियां तो हैं, इसको भी सरकार को मानना होगा। तो अब योगी सरकार की बात हो रही थी कि योगी सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और मैं भी मानता हूँ कि अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक संदेह मुझे तब जाता है जब मुंबई से चलकर 7 लोग आते हैं अपने बस्ती ज़िले में, लखनऊ को क्रॉस करके आते हैं। लखनऊ से बस्ती की दूरी लमसम 200-250 किलोमीटर की दूरी होगी, लेकिन जब वो बस्ती आते हैं तब पता चलता है कि इन लोगों को, ये लोग कोरोना से संक्रमित हैं। बस्ती आने के बाद तो रास्ते में कहीं टेस्ट नहीं हुआ, मुंबई से चल कर के बस्ती तक आ गए, लखनऊ भी क्रॉस किया, बस्ती खुद एक ज़िला है, और वहाँ जाने के बाद इनको कोरोना संक्रमित पाया गया। तो कहीं ना कहीं एक संदेह यहाँ पे भी हो रहा है। बुनियादी मुद्दे क्या हैं हमारे ये भी देखना ज़रूरी है। बुनियादी मुद्दे में अगर बात करें तो आइसोलेशन बेड जो है, कोरोना वायरस से संक्रमित के लिए ही होता है आइसोलेशन बेड। जो कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं उनके लिए होता है आइसोलेशन बेड। हमारे देश की परिस्थिति ये है कि अभी भी 183 ऐसे ज़िले हैं जहां 100 से भी कम आइसोलेशन बेड हैं मौजूद हैं, जिनके कमी की पूर्ति होनी चाहिए। क्योंकि यदि आइसोलेशन बेड नहीं होगा तो हमारे पेशेंट कहाँ पर हम लोग रखेंगे, यह सरकार के लिए सोचने की बात हो सकती है। और अगर इन 183 ज़िलों में अगर हम बात करते हैं तो इसमें से 67 ऐसे ज़िले हैं जो पूरी तरह से इफ़ेक्टेड हुए हैं। इनमें सबसे ख़राब हालत में 3 ऐसे स्टेट हैं जिनमें पहला नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में दोस्तों, अकेले उनके 75 ज़िलों में 53 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां 100 से भी कम आइसोलेशन बेड है। और संख्या आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह की संख्या है। और इन 53 ज़िलों में 31 ज़िले ऐसे हैं जो कोरोना से प्रभावित हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के 38 ज़िलों में 20 ज़िले ऐसे हैं जहां 100 से कम आइसोलेशन बेड हैं, और इनमें से 9 ज़िले ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं भारी मात्रा में। वहीं यदि हम असम की बात करें तो असम में कुल 33 ज़िले हैं, जिनमें 19 ज़िले ऐसे हैं जिनमें आइसोलेशन बेड 100 से भी कम है, और इनमें भी 6 ऐसे ज़िले हैं जो संक्रमित हैं कोरोना से भारी मात्रा में। अब हम बात करते हैं आईसीयू बेड की। आईसीयू बेड एक ऐसा चीज़ है जो कोरोना में नहीं, बाकी जनरल दिनों में भी मरीज जाते हैं तो आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, आईसीयू बेड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों यहाँ भी हम कहीं ना कहीं फेल हैं, क्योंकि अपने देश के अंदर 143 ऐसे ज़िले हैं जहाँ एक सिंगल बेड भी नहीं है। पूरे 143 ज़िले में एक भी आईसीयू बेड नहीं है, और इनमें भी टॉप नंबर पे उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में 34 ज़िले ऐसे हैं जिनके पास अपना आईसीयू बेड नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, जिनमें 52 ज़िलों में 31 ऐसे ज़िले हैं जहां कोई आईसीयू बेड नहीं है। अब मुझे लगता है कि यह एक ऐसा गंभीर विषय है कि जब हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, हालांकि अब कुछ लोग इस पर ये कह सकते हैं कि जब अमेरिका जैसा देश फेल हो गया है और बड़े बड़े देश फेल हो रहे हैं तो इसमें भारत क्या कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि भारत हमारा, मैंने पहले भी बोला है कि भारत एक अच्छा प्रयास कर रहा है, और भारत सरकार और राज्य सरकार भी पूरी मेहनत लगन से इस पर काम कर रहे हैं। तो हमारे देश में और प्रधानमंत्री केयर्स फंड में, चाहे मुख्यमंत्री के फंड में, बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो डोनेट किए हैं। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं इसी क्रम में हमारे माननीय विधायक श्री राघव शरण पांडे जी के,
माननीय विधायक श्री रिंकू सिंह जी की, माननीय राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे जी की, जिन्होंने अपना खुद का सैलरी भी डोनेट किया है। तो लगातार डोनेशन हो रहे हैं। हर विधायक को 50 लाख बोला गया था डोनेट करने के लिए, तो पैसे भी पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं निधि से भी पैसे पहुंच रहे हैं, आम पब्लिक भी पैसे पहुंचा रही है। तो इन सब का सही ढंग से इस्तेमाल हो, ताकि कम से कम हमारे डॉक्टर्स, हमारे सिपाही, हमारे पुलिसकर्मी, ये लोग सुरक्षित रहें। अगर ये सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। बाकी जनता खुद समझदार है, इस पर मैं आगे फिर कभी चर्चा करूं ना करूं, लेकिन आज मुझे लगा कि ये ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं जो आम जनता को जानना चाहिए। देश की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और एक पॉइंट मैं और कहना चाहूँगा, सोनिया जी ने पोस्ट किया था, शायद न्यूज़ भी प्रेस रिलीज किया था कि मज़दूरों को पूरा किराया कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाएगा, और जिससे प्रभावित होकर के बहुत सारे मज़दूर एक ही साथ रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हो गए, नारेबाजी किए, जो बहुत ही गलत लगा मुझे। कांग्रेस की तरफ से जो ये कार्य हुआ है, ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। इसकी मैं बहुत ही निंदा करता हूँ। लेकिन रेलवे ने जहाँ 151 करोड़ रुपया डोनेट कर दिया पीएम केयर फंड में, और उसके बाद इनका स्टेटमेंट आया कि 85% जो है किराया रेलवे वहन करेगी और 15% स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, जिसमें महाराष्ट्र से पहली गाड़ी आई, और वहाँ कांग्रेस के समर्थन में सरकार है, तो उन्होंने वो 15% किराया लेबर से क्यों लिया, यह मेरा एक प्रश्न है। जब उनको पूरा किराया देना ही था तो 15% में भी शेयर क्यों नहीं किया। 15% दे नहीं सकते और पूरे की बात कर रहे हैं। खैर, आज कहीं से न्यूज़ 18 ईटीवी पर मैंने न्यूज़ देखा कि कोई गाड़ी मुजफ्फरपुर आई है, जहां वर्कर्स ने स्टेटमेंट दिया है कि उनसे पूरा किराया वसूल करके ही उनको भेजा गया है, जो यह शायद जांच का विषय हो सकता है। हमारे मीडिया बंधु बहुत एक्टिव हैं, कुछ ना कुछ रिपोर्ट आएगी, इसको हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। मैं आप सभी अपने मजदूर भाइयों से, अपने चंपारण के दोस्तों से, बड़े भाइयों से, सबसे यह विनम्र आग्रह करूंगा कि किसी भी मैटर को सोशल मीडिया पर लाने से पहले उसकी पूरी जांच करें, उसकी समीक्षा करें, और जैसा हमारा जिला पदाधिकारी महोदय बार बार संदेश दे रहे हैं कि किसी भी अफवाह को न फैलाएं, तो इसको ध्यान में रखते हुए कहीं भी पैनिक पैदा ना करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और हमारे जो दोस्त जो अनाज का वितरण कर रहे हैं, लोगों में मदद कर रहे हैं, वो भी बहुत सारे तस्वीर आ रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ, जो हाथ में ग्लव्स नहीं पहनते हैं, बहुत जगह मास्क नहीं पहना जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समाज के सेवा करें। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन तैयारी में थोड़ी सी मुझे कमी लग रही है। मेरा व्यक्तिगत राय हो सकता है, आपका राय भी अपना कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत राय यही है कि कहीं ना कहीं कमी हो रही है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। आम जनता से मेरा विनम्र निवेदन है, चौक चौराहे पर जाते हैं तो ध्यान रहे कि दुकानदार को भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि भाई हाथ में ग्लव्स पहन के रखना है। आप भी दुकान पर जा रहे हो तो खुद भी ग्लव्स पहनो, आपका माउथ जो है, मुंह जो है, पूरा कवर होना चाहिए। और ये सब बातों का ध्यान रखें, सरकार का साथ दें, ताकि इस कोरोना से हम लोग अच्छे तरीके से लड़ कर के जल्द से जल्द बाहर आ जाएं और हमारा जीवन जो है फिर से पहले की तरह खुशहाल हो जाए। आप सभी को नमस्कार करता हूं। जय पश्चिमी चंपारण, जय बिहार, जय हिंदुस्तान।